बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 23 और इसका लेक्चर नंबर 4 है। आज का हमारा टॉपिक है जीन सीक्वेंसिंग। तकरीबन 1977 के अंदर किसी भी प्योरीफाइड डीएनए फ्रेगमेंट के ऊपर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को मालूम करने के लिए फ्रेडरिक सेंगर नामी साइंटिस्ट ने एक मेथड बताया, जिसके तहत हम किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हम आसानी से पता चला सकते हैं। इसके बाद बेसिकली हम इस जीन सीक्वेंसिंग के टॉपिक के अंदर हम दो तरह के मेथड्स को डिस्कस करेंगे। एक फ्रेडरिक सेंगर का मेथड है और एक मैग्जाम गिलबर्ट का मेथड है। आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक हम यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर फ्रेडरिक सेंगर के मेथड को एक्सप्लेन करेंगे और मैग्जाम गिलबर्ट के मेथड को डिटेल से एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो दोनों मेथड जो हैं वो तीन प्रिंसिपल्स के ऊपर जो हैं वो बेस करते हैं, यानी तीन मेजर स्टेप्स हैं जीन की सीक्वेंस को मालूम करने के लिए। जीन्स के ऊपर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को मालूम करने के लिए तीन बेसिक स्टेप्स हैं, चाहे वो फ्रेडरिक सेंगर का मेथड हो या चाहे मैग्जाम गिलबर्ट का मेथड हो, वो इन्हीं तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पहला स्टेप ये है टू जनरेट द पीसेस ऑफ डीएनए ऑफ डिफरेंट साइजेस, कि किसी भी प्योरीफाइड डीएनए के डिफरेंट साइज के पीसेस हमने तैयार करने, हमने डिफरेंट साइज के फ्रेगमेंट्स तैयार करने। निशानी क्या हो, शर्त क्या है, ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड एंडिंग एट द डिफरेंट पॉइंट्स। यानी डिफरेंट साइज होने का मतलब यह है कि वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और वो एंड जो है वो डिफरेंट पॉइंट पे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि साइज जो है फ्रेगमेंट्स का वो डिफरेंट होना चाहिए। इसके बाद दूसरा जो स्टेप है, हमने जो डिफरेंट साइज़ के फ्रेगमेंट्स बनाए हैं उनको हम एगरोज जेल के ऊपर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के ज़रिए सेपरेट करेंगे और फिर उन्हीं सेपरेट किए हुए जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उन्हीं की एक्सरे फिल्म के तहत हम उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को रीड करते हैं। तो इन तरीक़ों से, इन तीन स्टेप्स से गुज़रकर हम लोग किसी भी जीन की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को आसानी से पता चला सकते हैं। तो आइए हम इन तीनों स्टेप्स को बारी बारी डिटेल से स्टडी करते हैं ताकि हमें इस टॉपिक के बारे में सही तरीके से समझ आ जाए। पहला जो स्टेप था वो था जनरेशन ऑफ डिफरेंट साइज्ड फ्रेगमेंट्स, कि डीएनए के वो जो सैंपल डीएनए है, जो जीन है जिसकी हमने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को तलाश करना है, उसके हमने मुख्तलिफ साइज़ के फ्रेगमेंट्स को जनरेट करना है। तो मुख्तलिफ साइज़ के फ्रेगमेंट्स को जनरेट करने के लिए बेसिकली हम दो मेथड्स पे रिलाई करते हैं। दो मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम डीएनए के डिफरेंट साइज़ फ्रेगमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं। पहला मेथड जो फ्रेडरिक सेंगर ने बताया था, इसको हम सेंगर्स मेथड कहते हैं। दूसरा मेथड जो है वो मैग्जाम गिलबर्ट मेथड कहलाता है। सेंगर्स मेथड के अंदर हम एक केमिकल, आप कह लें कि ये डाई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफास्फेट इस्तेमाल करते हैं ताकि हम डीएनए के डिफरेंट साइज़ के फ्रेगमेंट्स को जनरेट कर सकें। और मैग्जाम गिलबर्ट मेथड के अंदर हम डीएनए के डिफरेंट साइज फ्रेगमेंट्स को जनरेट करने के लिए हम मुख्तलिफ़ तरह के केमिकल्स को इस्तेमाल करते हैं। जी, अभी हमने बात की कि डीएनए के डिफरेंट साइज़ के फ्रेगमेंट्स को बनाने के लिए हम दो मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। उनमें से एक मेथड को हम डिटेल से पढ़ेंगे जो कि फ्रेडरिक सेंगर ने दिया था, तो इसको सेंगर्स मेथड कहते हैं। तो इसके लिए हमें बेसिकली वो जो डाई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफास्फेट है
उसके स्ट्रक्चर को समझना लाजमी है। यह आपकी बुक के अंदर इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको इनके स्ट्रक्चर्स को समझना जो है वो मेरे ख्याल से ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है। ये आप देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रा किया है ये है राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफास्फेट। जब राइबोज शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेसिस को मिलाते हैं, यानी इन फास्फेट के अलावा ये जो स्ट्रक्चर है राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, इसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो जब ये राइबोज होगी शुगर तो इसको हम नाम देते हैं राइबो न्यूक्लियोसाइड। तो इसके साथ क्योंकि 3 फास्फेट अटैच हैं तो इस वजह से इसको कहते हैं राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफास्फेट। तो जब आप इसी राइबोज शुगर से कार्बन नंबर 2 के साथ जुड़ी OH ग्रुप में से एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दें तो वो राइबो न्यूक्लियोसाइड नहीं रहता है, वो बन जाता है बेटा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड। तो 3 फास्फेट यहाँ पे अटैच हैं तो इसको हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफास्फेट। ये बेसिकली ये राइबोज शुगर थी, इसको डीऑक्सी राइबोज कैसे बनाते हैं, कार्बन नंबर 2 के साथ जुड़ा OH ग्रुप से एक ऑक्सीजन को रिमूव कर देने से वो राइबोज नहीं रहती, वो शुगर डीऑक्सी राइबोज बन जाती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं पहले यहाँ पे OH था, अब यहाँ पे O रिमूव कर दिया गया तो वो राइबो न्यूक्लियोसाइड नहीं बनेगी, अब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफास्फेट कहलाएगी। अब क्योंकि इस मेथड के अंदर ना हम राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफास्फेट इस्तेमाल करते हैं, ना हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ये साइड है न्यूक्लियोसाइड ट्राईफास्फेट इस्तेमाल करते हैं, बल्कि जिस चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं वो है डाई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफास्फेट। डाई का मतलब यह है कि 2, डीऑक्सी मीन के ऑक्सीजन रिमूव किए गए, एक ऑक्सीजन रिमूव किया गया कार्बन नंबर 2 से तो इसको हमने कहा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड। तो अब अगर कार्बन नंबर 2 से भी ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाए और कार्बन नंबर 3 के साथ भी अटैच हुआ वो जो इधर OH ग्रुप था, इधर से भी एक ऑक्सीजन अगर रिमूव कर दिया जाएगा तो हम इसको कहते हैं डाई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफास्फेट। इस तरह के मालिक्यूल को हम इस्तेमाल करते हैं फ्रेडरिक सेंगर मेथड के अंदर DNA के मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स, मुख्तलिफ साइज़ के फ्रेगमेंट्स को जनरेट करने के लिए। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इस जो टेक्निक है उसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले हमने जिस DNA की जिस जीन की सीक्वेंस तलाश करनी होती है उसको PCR के ज़रिए एम्पलीफाई करते हैं, उसकी कॉपीज़ बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 ट्यूब जो हैं वो शो की हुई हैं, ट्यूब 1, ट्यूब 2, ट्यूब 3 एंड ट्यूब 4। इस ट्यूब के अंदर भी हम PCR का यानी DNA की रेप्लिकेशन का तमाम मटेरियल डाल देते हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर डालते हैं, वो है डाई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड डाई डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। इधर हम डाल देते हैं डाई डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राईफास्फेट, डाई डीऑक्सी साइटिडीन ट्राईफास्फेट, डाई डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राईफास्फेट। तो बाकी जो हैं वो हम इसके अंदर डालते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जो हैं उनको डालते हैं, लेकिन इधर एक जो है वो डाई डीऑक्सी वाला मटेरियल इसके अंदर डाल देते हैं और इससे हम PCR के थ्रू मुख्तलिफ DNA की जो है वो बहुत सारी कॉपीज़ तैयार करते हैं। जब इन चारों ट्यूब्स के अंदर मौजूद DNA को PCR के थ्रू एम्पलीफाई किया जाएगा, उनकी कॉपीज़ बनाई जाएंगी, तो आपको पता है कि जहाँ पे टेम्पलेट DNA जो है उसके अंदर A लिखा हो, एडिनिन मौजूद हो, तो हम उसके सामने थायमिन अटैच करते हैं। जब साइटोसिन अटैच हो तो उसके सामने ग्वानिन अटैच करते हैं। तो जब किसी भी न्यूक्लियोटाइड के बाद किसी भी न्यूक्लियोटाइड के सामने ये डाई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफास्फेट में से
यानी उन चारों में से कोई एक भी आके अटैच होगा तो वो डीएनए का जो नए बनने वाला स्ट्रैंड है उसको टर्मिनेट कर देगा, उसकी सिंथेसिस को वहीं पे रोक देगा। तो अगर ये डाई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफास्फेट 6 न्यूक्लियोटाइड के बाद आता है तो नया बनने वाला स्ट्रैंड 6 न्यूक्लियोटाइड के बाद नहीं बनेगा। अगर ये 10 न्यूक्लियोटाइड के बाद ये अटैच होने आता है, क्योंकि इससे चेन जो है वो आगे नहीं बन पाती है, क्योंकि नॉर्मली जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफास्फेट है उसके साथ जो कार्बन नंबर 3 के साथ जुड़ा OH है वो चेन को बढ़ाने में इस्तेमाल होता है। तो क्योंकि यहाँ पे हमने कार्बन नंबर 3 के साथ जुड़ी OH को रिमूव कर दिया था, यानी OH को नहीं ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया था, जिसकी वजह से ये डाई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफास्फेट के साथ कार्बन नंबर 3 वाले एंड से वो चेन जो है वो आगे इलोंगेट नहीं होगी। तो इस वजह से डीएनए के डिफरेंट जो साइजेस के फ्रेगमेंट्स हैं वो बन जाएंगे। तो इस तरीके से फ्रेडरिक सेंगर टेक्निक के अंदर, फ्रेडरिक सेंगर मेथड के अंदर हम डाई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफास्फेट को इस्तेमाल करते हैं डीएनए के मुख्तलिफ साइज़ के फ्रेगमेंट्स को बनाने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब हमारे पास डीएनए के डिफरेंट साइज़ फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं तो हम इनको साइज़ बेस्ड सेपरेशन करते हैं एग्रोज जेल के अंदर। हम अपने डीएनए को यहाँ पे पुट कर देते हैं और इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए यहाँ पे रन कराते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इधर इसका जो है वो नेगेटिव पोल होता है और इधर से इसका पॉजिटिव पोल होता है। डीएनए को जब यहाँ पे पुट किया जाता है तो डीएनए यहाँ पे रन करते हैं और इससे डीएनए के डिफरेंट साइज़ के जो फ्रेगमेंट्स है वो यहाँ से अलग हो जाते हैं और फिर हम जो है वो इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं नीचे से, क्योंकि ये जो पहला फ्रेगमेंट आ रहा है ये एडिनिन के नीचे आ रहा है यहाँ पे, तो वो एडिनिन होगा, फिर ये थायामीन, और इस तरीके से हम इसकी सीक्वेंस को जो है वो डिस्कवर आप कह लें डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पे वो डीएनए डाला जाएगा जिसके अंदर DDATP था, यहाँ पे वो डीएनए डाला जाएगा जिसके अंदर DDTTP था, और इसके अंदर वो डीएनए डाला जाएगा जहाँ पे DDCTP था, और इधर वो डीएनए डाला जाएगा जिधर DDGTP था। तो हर एक के जो डीएनए हैं वो इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो उसके बैंड्स बन जाएंगे और हम इसकी सीक्वेंस नीचे से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अगर हमने मुकम्मल जीनोम को बहुत सारा, यानी ये न्यूक्लियोटाइड की इंफॉर्मेशन जो है वो अगर काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो तो हम इसको मैनुअली रीड नहीं कर पाते, तो उसको रीड करने के लिए हमें पावरफुल कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है। अब ये जो फ्रेडरिक सेंगर के जो मॉडर्न मेथड्स हैं उसमें सारे का सारा जो काम है, ये जो सारा रीडिंग का काम है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का काम है, ये रोबोटिकली होता है, मीन्स कि ऑटोमेटिकली किया जाता है। ये रोबोटिक डिवाइसेस ही होती हैं जो तमाम इंग्रेडिएंट्स को, तमाम रिएजेंट्स को मिक्स करती हैं और ये सारा प्रोसेस जो है उससे कैरी आउट कराती हैं। इसके अंदर वो कहते हैं कि जब ये मॉडर्न टेक्निक्स के अंदर हम अपनी इन जेल के ऊपर ये न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए हम इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को तलाश करने में, डिटरमाइन करने में आसानी पैदा करने के लिए हम कुछ फ्लोरिसेंट डाई इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक ऐसी डाई इस्तेमाल करते हैं जो ब्लू कलर की हो, वो एडिनिन के लिए, यानी ऐसा डीएनए जो एंड हो रहा हो एडिनिन पे, और ऐसा डीएनए जो थायमिन पे एंड हो रहा हो उसको फ़र्ज़ किया कि आप येलो कलर्स की डाई इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसके ऊपर मुख्तलिफ़ कलर्स की डाई डालते हैं जिससे जो एडिनिन के नीचे जो आए हुए ये जो मुख्तलिफ़ साइज़ के जो टुकड़े हैं ये इसके ऊपर उस तरह की डाई लग जाती है, और बाकी तमाम के लिए अलग-अलग डाई इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो डाई का पैटर्न है उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए इसी जेल के नीचे डिटेक्टर्स प्लेस किए जाते हैं, और जब डिटेक्टर्स जो हैं वो इन्हीं फ्लोरिसेंट डाइज़ के इमेज को जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर शो करते हैं
तो कंप्यूटर जो है वो उनको एक प्रोग्राम के तहत ऑटोमेटिकली उनके ऊपर जो लगी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है उसको डिटरमाइन कर लेता है। इसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि अब जो डीएनए की सीक्वेंसिंग है ये ऑटोमेटिक हो चुकी है, इसमें जो मैनुअल वर्क है वो बहुत ही कम होता है। सारी की सारी जो काम है वो मशीन्स के थ्रू होता है। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज़म्स हैं और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनेलिड्स हैं जिनके अंदर जो डीएनए है उनको जो है वो मुकम्मल तौर पर उनकी जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग है वो की जा चुकी है। उनमें से चंद एक मैंने नाम यहाँ पे एनलिस्ट किए हैं। प्लांट के सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए होता है उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को डिटरमाइन कर लिया गया है सेंगर मेथड के थ्रू। और एनिमल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है उसके जीनोम को भी सीक्वेंस किया जा चुका है। बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारी यीस्ट, नीमाटोड्स और ड्रोसोफिला, ये जो आम मक्खी होती है, इसके अलावा एक प्लांट है जिसको हम मॉडल प्लांट भी कहते हैं, अरेबिडोप्सिस, और इसके अलावा माउस और ह्यूमन, ये वो तमाम जानदार हैं और जिनके अंदर अभी तक जो जीन की सीक्वेंस है वो इनके मुकम्मल जीनोम की जो है वो हो चुकी है। ये था आज का हमारा टॉपिक जीन सीक्वेंसिंग के हवाले से। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों में से किसी को समझ नहीं आई तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।